बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं जनाब लियाकत अली, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं, जनाब इम्तियाजुल हक साहब पॉलिटिकल सियासी तजिया निगार हैं, और जवार हुसैन कॉमरेड ये भी सियासी तजिया निगार हैं। और इसके अलावा थोड़ी देर में हमें एक चौथा मेहमान भी ज्वाइन करे, इसका भी इम्कान है, वो हम बाद में अनाउंस करेंगे अगर वो आ गए, रास्ते में लेट हो चुके हैं वो। नाजरीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं, जिन मौज़ूआत पे हमने गुफ्तगू करनी है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि अपोजिशन को जलसे करने दिए जाए, और इसके बावजूद रुकावटें डाली जा रही हैं। गुजरांवाला में 16 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। मरियम नवाज ने दावा किया है कि हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, हम बात करेंगे इस पर भी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आज ऐलान हुआ है, आज कई दिनों का इंतजार था कि बिलावल भुट्टो भी गुजरांवाला के जलसे में शरीक होंगे। हम अपने दोस्तों से पूछेंगे कि क्या गुजरांवाला का जलसा पीडीएम का ये सिर्फ इमरान खान का इम्तहान है या खुद पीडीएम का अपना भी इम्तहान साबित हो सकता है। गंदम की दरामद के बावजूद नाजरीन, कराची में 20 किलो आटे की कीमत जो है उसमें आज के दिन 140 रुपए का इजाफा हुआ है। आटा, घी, दालें, चीनी, ये तमाम जो अशिया ज़रूरत हैं, ये यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नायाब हैं। आपको पहले कुछ दिन पहले तक पता चला कि जी पेशावर में और बाज़ शहरों में ये यूटिलिटी स्टोर जो है ये बंद पड़े हैं, लेकिन जब सर्वे किया गया है तो लाहौर में भी बेशुमार यूटिलिटी स्टोर जो है आपको खाली नजर आएंगे। महंगाई बयान से बाहर है और पूरे मुल्क में कोहराम है। वफाकी हुकूमत के कर्जों में एक साल में 3419 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा हम आज बात करेंगे मोबाइल जो एप्लीकेशन ऐप है टिकटॉक, उस पर पाबंदी जो है, इस पाबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हम दोस्तों से पूछेंगे कि क्या ये पाबंदी जो है ये हुकूमत का ऐसा इकदाम था या सियासी इकदाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लियाकत साहब, आप कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है। लियाकत साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा कि ये हुकूमत का वज़ीर आज़म का ऐलान है जी, पहले तो बड़े परेशान नजर आई, बड़ी हलचल गवर्नमेंट में नजर आ रही थी, बड़ी बुखलाहट थी कि अपोजिशन जो है सड़कों पे आ गई है। फिर अचानक वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं कि जी इनका हक है अपोजिशन का जलसे करें, लेकिन वो ध्यान रखें, ज़रा कोरोना का ध्यान रखें और ये वो। लेकिन हमने देखा कि आज फिर गुजरांवाला में एक कार्नर मीटिंग पे पुलिस छापा मारती है, और ये कार्नर मीटिंग जो है वो किसी के घर के अंदर हो रही है, और वहां पर छापा मारती है और वहां से 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये कार्नर मीटिंग जो थी, इस मीटिंग में जनाब सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह और कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी शरीक होना था, जो बाद में ये पोस्टपोन करना पड़ी कार्नर मीटिंग। तो ये हुकूमत जो है या वहाँ की इंतजामिया जो है वो इमरान खान के मातहत नहीं है या पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं है, ये वहाँ पर अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है? देखें जी, ये जो पहला तासर इमरान खान ने दिया था कि उसे कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी हो जाए वो बहुत मुस्तहकम है, उसकी पावर बेस बहुत ताकतवर है, कोई नहीं आप करें जल्द से जुलूस, मैं आपको कंटेनर दूंगा, मैं आपको खाना पहुंचाऊंगा, मैं आपको पानी चाय दूंगा। लेकिन ये सब उसकी कहने की बातें थी। उसे समझ थी कि जब भी कभी अपोजिशन खड़ी होगी तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होगी। अब जबकि पीडीएम का अलायंस बना है तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर मुश्किलात पैदा हुई हैं, और अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बज़ाहिर तो वो ऐसे ऐलान करते रहते हैं कि जी करें जल्द से, लोग चोरों से आप निपट लेंगे, लोग डाकुओं से आप उनका हिसाब मांगेंगे, लेकिन ऑन दी ग्राउंड उनके पास कोई उनको निपटने के लिए कोई ना पॉलिटिकल फोर्स है, ना उनकी अपनी जमात में ताकत है।
इसलिए वो इंतज़ामी सहारा ले रहे हैं, वो इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि इसको रोकें, और वो इंतज़ामिया को ज़ाहिर है कि अंडर दी टेबल वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जाएँ जाके इनको रोक दें। ये एक जगह, ये हमारी एक रवायत रही है कि हुक्मरान बयान दे देते हैं कि मुझे अपोजिशन से कोई खौफ नहीं है, मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस्तेमाल करते हैं, और उसी रवायत को इमरान खान भी निभा रहे हैं। लेकिन ये इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं सियासी बयानात के बावजूद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस्तेमाल हुए, नून लीग के दौर में भी इस्तेमाल हुए, मुखालफिन के खिलाफ कौन सा दौर था जब ये हथकंडे इस्तेमाल नहीं होते, जो आज इमरान खान को खास तो नहीं कर रहा? नहीं, ये सभी ने किए हैं, इस बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है, और ये तो लियाकत अली खान ने भी किए हैं। सबसे पहले जिस बंदे ने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतजामिया को इस्तेमाल किया वो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान था। सबसे पहले पाकिस्तान में जिसने इलेक्शन में धांधली का चलन जो वो प्रमोट किया वो लियाकत अली खान था। उसने बुला के मुल्तान के DC को कहा कि आप वोटों में ये गड़बड़ कर दो। इसलिए ये पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज़ को, शहरी आज़ादियों को, जलसे जुलूस को रोकने का जो चलन है वो पिछले 72 साल से बड़ी कामयाबी से चल रहा है, और इमरान खान उसी रवायत को निभा रहा है कि अपने मुखालफिन को उनका आइनी और कानूनी हक नहीं देना, ये उसका काम है, और ये चल रहा है। ये जो PDM का जलसा है ये इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह इंतज़ामिया में सरासीनगी है, जिसमें जो बुखलाहट है, खलबली है, उससे लगता है कि जलसा कामयाब होने जा रहा है। ये कल हमने सवाल किया था PDM के रहनुमाओं से, चौधरी मंजूर से सवाल किया था, और ये सवाल हमारा ये था कि इस PDM का जो गुजरावाला में जलसा हो रहा है, क्या ये पंजाब भर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं? तो उनका जवाब था कि ये गुजरावाला डिवीजन का जलसा है, और गुजरावाला डिवीजन में जितने भी एरियाज आते हैं वहाँ लोग शरीक होंगे। तो आप फरमा रहे हैं कि आपको ये कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें जी, गुजरावाला अब लाहौर से तो कोई दूर नहीं है, लाहौर से भी लोग जाएंगे, अगर वजीराबाद से, रावलपिंडी से भी आएंगे, मेरा ख्याल है कि सेंट्रल पंजाब के बहुत से इलाकों से लोग आएंगे और मुल्तान तक लोग आएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये कहना कि ये सिर्फ गुजरावाला का है या ये सिर्फ गुजरावाला शहर का है, ये एक बहुत बड़ी ताकत का उनका मुजाहरा है। इसमें वो हर जगह से लोग लेके आएंगे और सारी पार्टियां लेके आएंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये दुरुस्त बात है और सब लोग करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी ना उनको इल्ज़ाम देने वाली बात है। तो अगर ये वाकई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब हो जाता है तो इसके बाद तो फिर हुकूमत जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी अपोजिशन के हवाले से? हुकूमत तो पहले ही मुश्किल है, उसके मुश्किल ना होने में तो आप कोई ऐसी हमें बात नज़र नहीं आ रही कि मुश्किल नहीं है। कहाँ वो मुश्किल नहीं है जिसका वज़ीर आज़म अपने मुखालफिन को हर वक्त डाकू, चोर, लुटेरा कहता है, इससे ज़्यादा इश्तिहाल क्या हो सकता है? इश्तिहाल तो पहले ही मौजूद है। इम्तियाज़ुल हक साहब, आप बताइए कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि महंगाई जो है उसका जिन जो है बोतल से जिस तरह बाहर निकला है, ये माजी में कम मिसालें मौजूद है जिस शरह से महंगाई बढ़ी है, और रोटी तक जो है 2 वक्त की रोटी खाना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ये सारे लोग मुतफिक है, वो तहरीक इंसाफ के हों, तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हों, कोई तजिया निगार हों, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई बंदा वकालत कर रहा हो कि नहीं जी लोग की रोटी जी है पेट भर के खा रहे हैं। सिर्फ रोटी की बात कर रहा हूँ, बाकी ज़रूरियात अशिया तो है। और ये एक ख़ास इशराफिया है जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जिसके पास बैलेंस मौजूद है, बैंकों में पैसे मौजूद है, घरों में पैसे मौजूद है। वैसे सूरत हाल तो मैं मानता हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन क्या इमरान खान को इसके बावजूद कि पहले 2 साल जो वो वजूहात बयान करते हैं इक्तिसादी बहरान की, तो इनको भी पहली 2 हुकूमतों की तरह अगले 3 साल नहीं मिलने चाहिए? मुमकिन है कि ये हालात को बहुत ज़्यादा बेहतर कर दे। अभी तो आपने जो बात कही है महंगाई की और कीमतों की जो बात की है, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि 3 साल बहुत मुश्किल हैं। क्यों मुश्किल हैं? उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से हमारी मईशत पर असरात ज़रूर हुए और हमें जो इंतज़ामात करने पड़े मईशत को चलाने के लिए वो इतने नाकाफ़ी हैं और नाकाफ़ी थे कि उससे हमारी जो मईशत है वो ज़्यादा बेहतर नहीं चल सकी, और लोगों ने अपने तौर पर जो अपनी बचत थी। इसका मतलब है कि कोरोना फैक्टर जो है इसका मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए इमरान खान को। देखिए, मार्जिन दुनिया में सबको मिला है, सारी दुनिया ने जो है मार्जिन लिया है। कहीं पर जो है खुद
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने $2,500 जो है वो घरों में फी अमेरिकन भेजे, और हमने भी जो है यहाँ पर रियायत ये की कि बिजली के बिल में और जो है दूसरी चीज़ों में नकद पैसे भी तकसीम किए। लेकिन ये इतने नाकाफ़ी थे। अभी आपने एक लफ्ज़ अशराफिया भी इस्तेमाल किया। अशराफिया को चाहिए था कि वो एक दिल खोल देते और अपनी चीज़ें दे देते, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि लोगों ने अपनी बचत जो उनके पास थी वो उससे गुजारा किया है। अब अगले 2-3 महीनों में लोगों के पास बचत नहीं है जिसमें वो गुजारा कर सकेंगे, लिहाजा उसका जो है फ़ायदा अपोजिशन ये उठा रही है कि उनके लिए हुकूमत चलाना जो है चूँकि मुश्किल हो चुका हुआ है, अवाम की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। 40 रुपए का जो किलो आलू है वो 80 रुपए का है। 20 रुपए आम आदमी कहाँ से लाएगा, और ये रकम जो है तकसीम कर दें बाकी चीज़ों के ऊपर, और उसमें जो है जो प्राइस बढ़े, कीमतें बढ़ी हैं वो आम लोगों के बस से बाहर है। देखिए एक बात मुझे बताएं कि कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत का दावा है कि चीज़ें हर शय जो है वाफर मकदार में मौजूद है और लोगों ने स्टोर की हुई है महंगाई के बायस। अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि प्याज, अदरक, लहसुन, आलू और ये ज़रूरत की चीज़ें, दालें, ये भर दे यूटिलिटी स्टोर्स को? ये मुतबादल नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ये उस वक्त हो सकता है जब आप अपने ज़राअत के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें कि आज से 50 साल पहले ज़रिए इस्लाहत की गई थी। अगर ज़रिए इस्लाहत अब भी कर दी जाए तो पाकिस्तान ज़रिए मुल्क है, उसको गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तारीख़ी तौर पर नाखुशगवार बात है कि पाकिस्तान आज ज़रिए मुल्क होने के बावजूद गंदम को इंपोर्ट कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर नहीं भरे जा सकते, नकारा चीज़ है। देखिए वो खुद कहते हैं कि जी हम चीनी महंगी लेके तो सस्ती चीनी कैसे बेचे, हुकूमत जिस रेट पे कह रही है वो भी बेचने को तैयार नहीं। जितनी सप्लाई की कोशिश की जाती है उतनी कम हो जाती है चीजें, और जितनी प्राइस को कम करना। ये मुझे बता दें कि अगर तहरीक जो चलना शुरू हो रही है 16 को और ये जनवरी तक चलनी है, और तहरीक जो है इतना जोर पकड़ जाती है, सपोज कि इनको रुखसत होना पड़ जाए इमरान खान साहब को, तो इमरान खान के चले जाने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ये महंगाई खत्म हो जाएगी। बहुत ही अहम आपने बात की है, और यही सवाल है अवाम के नज़दीक कि वो जब इसको में शरीक होंगे, इसकी एक तहरीक बनेगी, और तहरीक तो अभी उन्होंने बना दी है। गुजरांवाला का जलसा जो है उसको इजाज़त देकर उसमें रुकावटें खड़ी करके एक रिएक्शन है। माजी में भी ऐसा ही होता रहा, जिस तरह लियाकत साहब ने बात की है कि जलसों की इजाज़त दी गई है लेकिन पसे पर्दा गिरफ्तारियाँ और जेलें भरी गई और उसको नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन उतनी ही तेज़ी के साथ तहरीक बनकर। कॉमरेड साहब, आप गुजरांवाला के जलसे के बारे में क्या सियासी प्रेडिक्शन करते हैं? गुजरांवाला का जलसा जो है बेसिकली बहुत देर बाद अपोजिशन को पावर शो करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले जो इमरान खान का जलसा हुआ था मनारे पाकिस्तान पे 2013 में गालबन हुआ था, तो वो सबसे बड़ा पावर शो था, लेकिन उसके मुहर्रकात सबको पता थे कि क्या थे। ये सियासी जमातों का एक आज़ादाना तौर पे बहुत देर बाद जलसा हो रहा है, और ये यादें ताज़ा हो रही हैं। वो जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो आई थी और जिस तरह ये नवाज शरीफ के GT रोड का दौरा था, वो कोई इतना कामयाब नहीं था। लेकिन इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो है वो बिलावल भुट्टो का और मरियम का अवाम में जाकर पहली बार एक बड़े जलसे से खिताब करना है। और जो इश्यूज़ हैं वो भी जेन्युइन है, वो आवाम से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। लोग वाकई महंगाई से तंग है, लोगों के घरों में वाकई आटा नहीं है, लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे आ गए हैं, लोगों के पास डॉक्टर को फीस देने के पैसे नहीं हैं। सारे इश्यूज जो हैं वो जेन्युइन हैं। तो इसलिए ये जलसा जो है गुजरांवाला, ये कैसा मुआशरा है कि हम हर चीज, आप कह रहे हैं जी डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है। जी जी, मौजूदा हालात में डॉक्टर जो 2000-5000 रुपए फीस ले रहा है, जी जी, ये डॉक्टर कुर्बानी क्यों नहीं देता कि वो जो 2000 फीस ले रहा है उसको 500 कर दे, 200 कर दे? ये लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं? हम सब ये रियासती पॉलिसियां जो होती हैं, अवाम जो है इस इतनी इंतहाई बदतरीन बुरान इक्तिसादी मौजूद है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद भी तो करते नजर नहीं आ रहे। देखिए, कभी भी मैशत और कोई भी मुल्क जो है वो मदद पे नहीं चलता।
मुल्क के इकोनॉमिकल पॉलिसी समाजी हवालों से मैं बात कर रहा हूँ। समाजी हवालों से ना गुर्बत खत्म हो सकती है, ना किसी को खुशहाल कर सकते हैं, ना किसी की बीमारी दूर हो सकती है, और ना ही रफाही इदारे पूरे मुल्क के मरीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या एक खुशहाल जो हमसाया है जी जी वो अपने इर्द गिर्द के जो गरीब हमसाए हैं जी, वो उनके घरों में झांक के देख नहीं सकता, पूछ नहीं सकता कि उनके बच्चों ने रोटी खाई है या नहीं खाई? क्या ये रवाज मौजूद है? ये आपका मजहब, आपकी इखलाकियात, आपके नजरियात, ये सारी चीजें जो है ये दिखाई देती है एक दूसरे की मदद करने के, और आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सरमायादारी निज़ाम है इसमें इंडिविजुअलिज्म होता है, इसमें मुझे अपनी फिक्र है। मल्लेदारी कितों आ गया सरमायादारी निजाम? वो मल्लेदारा तो सरमायादारी निजाम के तो खिलाफ है ना लोग। सरमायादारी तो लोग इसके बावजूद एक दूसरे की मदद नहीं करते। लोग इंडिविजुअलिज्म पे आ जाते हैं, लोग अपने सर्वाइवल में होते हैं कि ये महंगाई जो है मेरे घर में ना आ जाए, मेरे बच्चे भूखे ना रहे, वो दूसरे के बच्चों को। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, समाज जो है वो चैरिटी पे नहीं चल सकता। कोई भी समाज, पाकिस्तान का समाज हो या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का समाज हो, समाज रियासत जो है वो रियासत की जो समाजी पॉलिसीज़ हैं उन पर ही चल सकता है। इंडिविजुअल चैरिटी बहुत अच्छी बात है, इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर जो है वो अपनी 3000 या 5000 की फ़ीस क्यों कम नहीं करता, वो 500 क्यों नहीं ले लेता, ये बात आपकी दुरुस्त है, उसको करना चाहिए। लेकिन ये जिस लालच की बुनियाद पर यह समाज खड़ा है उस पर ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम चाहें कि कोई जो 10,000 वकील फ़ीस लेता है वो मुझसे 300 से 500 ले ले, वो नहीं लेगा। ये जब आप सोसाइटी में कंपैशन और ऐसी कदरों को फ़रोग देंगे जिससे लोगों को पता चले कि इंसानों की खिदमत करना ही अच्छी बात है। यहाँ अभी तक हम ये चीज़ प्रमोट नहीं कर सके कि समाजी खिदमत एक आला जज्बा है। अभी तक ये पाकिस्तान में मुझे नहीं नजर आता। नाज़रीन, लियाकत साहब से भी और दोस्तों से, इम्तियाजुल हक से भी, कॉमरेड से भी बातें जारी रहेंगी। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कानूनियत और हुकूमत की अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर है और इस दौरान हमारे साथ शरीक हुई हैं नामवर गुलकारा निर्मल शाह साहबा भी, जो एक मारूफ टिकटॉकर भी हैं। और आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि टिकटॉक पर जो पाबंदी है, इस हवाले से इनसे एक सवाल करेंगे और ये वैसे भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगी। तो जनाब, आपसे सवाल है कॉमरेड, क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जनाब आसफ अली जरदारी साहब, इन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, जो दूसरे इल्जामात, अब मैं सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता हूं, क्या ये इल्जामात 100% गलत है? देखिए, अदालतें जो हैं वो इस ज़िम्मन में तफ्तीश भी हो चुकी है मुख्तलिफ अदारों की, और अदालतों ने भी ख़ास तौर पे आसफ जरदारी जो हैं उनको तो बेगुनाह साबित, 13 साल उन्होंने सीरी काटी है, और बाकी जो केसेस हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अभी वो अंडर ट्रायल है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अदालतें क्या फैसला देंगी। लेकिन आसफ अली जरदारी जो है वो तवील सीरी के बावजूद उन पे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो केस हुआ है उसमें जिस तरह के इल्ज़ामात हैं, वो फलूदे वाला और फलां, वो ऐसे बेहुदा इल्ज़ामात हैं जो कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को बल्कि आम आदमी भी जब उनको सुनता है। नहीं, आप सिर्फ जरदारी साहब की वकालत कर रहे हैं और दूसरों को आप मुश्किल कर रहे हैं। के बारे में चूंकि फैसला आ चुका है, अदालतें जो है वो दोबारा केसेस है ना, ये जो फलूदे वाला दोबारा जो केसेस हैं उनके बारे में यही वजाहत कर रहा हूँ कि जिस तरह के इल्जामात हैं और वो जितने तजादात हैं उन पे लगे इल्जामात, उसमें आम आदमी भी समझता है कि ये सियासी इनका ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल तो था ही पीपल्स पार्टी का, लेकिन ये सियासी तौर पर निर्मल शाह से भी आप एक सियासी सवाल यही कर लेते हैं। निर्मल शाह, आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसफ अली जरदारी को बड़ा इनोसेंट समझती हैं? उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मैं किसी को भी, सॉरी टू से, थोड़ा लाइव प्रोग्राम है लेकिन मैं घबराए बगैर बातचीत कर देती होती हूँ।
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉलिटिशियन कोई भी इनोसेंट होता है। मेरी नज़र में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर इंसान जब इक़्तिदार में होता है, कुर्सी पे होता है, तो वो अपनी मन मर्जी करता है। वो हम किसी को भी ले लें सिवाय कायदे आज़म के, उसमें नवाज शरीफ साहब हों या हमारे इमरान साहब हों, हर इंसान अपने वक्त के साथ साथ अपने टाइम को कैश करता है, अपनी ताकत का, अपनी कलम का, वो बहुत अच्छे से अपनी पावर का यूज करता है। मतलब आप समझती है कि जिनके हाथ में कलम है पाकिस्तान में, जी, उनको भी आप इसी सफ में ला रही हैं। ये जो कलम है ना, ये आपके हाथ की कलम और है, मेरे हाथ की कलम और होगी, और जब यही पर्सन प्रेसिडेंट की चेयर पे होगा तो उसकी कलम के नीचे कुछ और होगा। मेरा ख्याल है कि ताकत जिसके हाथ में ताकत होती है वो उसको अपने मुफाद के लिए अल्फाजों के लिहाज से मौक़िफ़ इसमें हो रहा है। जी जी, लियाकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में शुरू से ही अपने मुखालिफ सियासतदानों को लपेटने के लिए ये करप्शन का जो एलिमेंट है इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट टाइम ये सोहरावर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया लियाकत अली खान ने, इसलिए अपने सियासी मुखालफिन को, आपको पता है कि पहली जो गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अयूब खोड़ो की, उसको तोड़ा पे गया करप्शन के इल्ज़ाम पे। इसलिए करप्शन जो है वो अपोजिशन के सियासतदानों को जिच करने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको सियासी मैदान से आउट करने के लिए ये हथकंडे के तौर पर हमारे हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया। जे जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या कोई और बंदा, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सियासत से आउट करने के लिए। इनमें कितना सब्सटेंस है, ये कितने मेरिट पे पूरे उतरते हैं, ये कई कई साल से चलते रहते हैं। जैसे जवाहर साहब ने कहा कि 13 साल जरदारी जेल में रहा तो साहब तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग, अभी जो राना सनाउल्लाह का हीरोइन का केस है, अभी तक तो उसका चालान पेश करके उसको चला नहीं रहे। इसलिए ये सारे ट्रम्प अप केसेस हैं, जो जरदारी के खिलाफ हो, नवाज शरीफ के खिलाफ हो, शहबाज शरीफ के खिलाफ हो, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। लियाकत साहब, आपने अपनी बात की, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। माजी में ये प्रैक्टिस होती रही है और वही प्रैक्टिस जो है आज भी जारी है, इसमें कोई शुबा नहीं है आपने दुरुस्त का। जवार साहब की बात की भी आपने तइद की है। अब ये एक कानूनी नुक्ता है, चूँकि हमारे कानून है, एडवोकेट है, तो जनाब ये मोटरवे गैंग रेप का जो मुल्ज़म है, मरकजी मुल्ज़म, इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। कल हमने इसी प्रोग्राम में इनकी गिरफ्तारी की, इस मुल्ज़म की खबर भी ब्रेक कर दी थी कि इसको पकड़ लिया गया है। अब ये मुद्दइया जो है ये मुल्क छोड़ के चली जा चुकी हैं और ये वापस आने को तैयार नहीं है कि ये पाकिस्तान में, इन्होंने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, मैं, मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगा। और वो खातून जो है जिसके साथ जुल्म हुआ, वो मुद्दई बनने को तैयार भी नहीं है, गवाही देने को भी तैयार नहीं होंगी। और नज़र जैसा कि आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है। अब ये जैसा कि जी आज ही कह रहे हैं जी मुल्ज़िम को शनाख्त परेड के लिए ले जा रहे हैं, तो ये शनाख्त परेड कौन करेगा? फिर अदालत में मुद्दइया का होना ज़रूरी नहीं होगा इस मुल्ज़िम को सज़ा के लिए? मुद्दइया ने तो FIR भी दर्ज नहीं करवाई। जी, उसने FIR भी दर्ज नहीं कराई। पहली बात तो यह है कि जो FIR दर्ज हुई है वो मुद्दइया की तरफ से नहीं हुई। जिसने FIR दर्ज की है वो कहाँ है, वो भी सामने आने के लिए तैयार, वो भी नहीं है। इसलिए जो इसमें कानूनी लकूने हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं इस मुकदमे में, क्योंकि इसको मीडिया ने बहुत प्ले अप किया है, तो हुकूमत और इंतज़ामिया मजबूर हो गई है कि उसको ये करो, फलां पकड़ो, ऐसे पकड़ो। और एक माह बाद तो वो पकड़ा गया, ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ से कितना बड़ा क्रिमिनल है जिसको पकड़ने के लिए हमारी इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। और पता चला कि माँ बाप ने बुलाया और जाके पुलिस ने पकड़ लिया मांगा मंडी से। ये इसमें जो कानूनी पहलू हैं वो तो बहुत वाकई काबिल गौर है। क्या उनकी मौजूदगी में इसको सज़ा भी हो सकेगी या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। जब अदालत में मुद्दइया ही नहीं आती, जब उसका एविडेंस ही नहीं होता, तो वो कैसे मामला आगे चलेगा, वो उसको शनाख्त कौन करेगा? ये सारे सवाल हैं और इनको ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से हमारी जो तफ्तीशी एजेंसियों देखना पड़ेगा। जो रवायती लगा बंदा तरीका है कि उसका मुंह लपेट दिया, उस पर एक मुंह पे एक लिफाफा चढ़ा दिया और उसको कहा गया और ये शनाख्त करो, ये नहीं चलने का। इसके लिए जदीद तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे अगर हमने उसको सज़ा देनी है। अगर सज़ा का, अगर तफ्तीश का और ट्रायल का वही तरीका रहा जो हमारे 100-150 साल से चल रहा है, तो मुझे नहीं यकीन कि उसको कोई सज़ा हो सकेगी। अब मेरा ख्याल है मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है टिकटॉक की बंदिश की तरफ मैं इसलिए आज मौजू बनाया कि इसको चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में और एक्सेप्ट कर ली गई है ये दरख्वास्त।
तो हुकूमत ने का कहना है कि उन्होंने टिकटॉक इसलिए बंद की कि इससे मुआशरती इक़दार जो हैं उनमें तबाही आ रही थी और फहाशी फैलाई जा रही थी और गैर इखलाकी वीडियोस जो है वो अपलोड की जा रही थी। जबकि हुकूमत के जो मुखालफिन हैं उनका कहना है कि ये ऐप इसलिए बंद की गई कि इस ऐप को हुकूमत मुखालफ जो एलिमेंट है, लोग हैं, अवाम है, जो अपोजिशन पार्टियों के हामी लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो पहले मेरा ख्याल है इसका जो सियासी पहलू है उस पर आप कोई गुफ्तगू करना चाहें कि क्या ये दूसरा पहलू जो है मेरा ये किस हद तक दुरुस्त है? और पहले मेरे नज़दीक जो ऐसी सारी ऐप जो लोगों की आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाएं उसमें उसके खिलाफ हो। टिकटॉकर उनमें शामिल है, टिकटॉक भी शामिल है। जो लोग अपनी आर्टिस्टिक जो उनका है जो टैलेंट उसका इजहार करना चाहते हैं, अपनी सियासी नुक्ता नज़र का इजहार करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उस पर पाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ों को खुद ही आप ही फैसला कर लेते हैं कि ये समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ है, ये समाजी इक़दार के हक़ में है। ये कहाँ से साबित हुआ है कि टिकटॉक जो है वो समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ है? कौन सा सर्वे हुआ है? कहाँ से हमें पता चला? सिर्फ किसी ने कॉलम लिख दिया तो पता चल गया कि ये टिकटॉक जो है ये समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ है? हमें तो कोई इसके पास हमारे पास डाटा कहाँ से आया? इसलिए ये जो बातें हैं कि जी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के ख़िलाफ़ है, ये बेमानी बातें हैं। एक्चुअली ये जो एक पुराना एक हथकंडा है लोगों की आज़ादी इज़हार पे पाबंदी लगाने का। टिकटॉक पे पाबंदी भी लोगों के आज़ादी इज़हार पे पाबंदी है, चाहे वो गुलीकारी पे पाबंदी हो, ये चाहे तो वो आपकी बात बिल्कुल लियाकत साहब की दुरुस्त मैं मानता हूँ कि आज़ादी इज़हार पे पाबंदी है, लेकिन दूसरा पहलू जो है कि इस पर जो फोश किस्म के कुछ बाज़ ख़वातीन ने कुछ लचरपन का मुजाहरा किया है, कुछ फोश गाने डांसेस वगैरह भी इस पे अपलोड होते हैं। और ये आज का जो हमारा मुआशरा है यहाँ पर माओ की अक्सरियत जो है वो बच्चों को बहलाने के लिए, बच्चे घर में हो, किसी होटल में खाना खाने जाएं, आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, माँ का जो मोबाइल होता है वो बच्चे के हाथ में नजर आता है। जी, जी, तो क्या ये दूसरा पहलू भी जो है इखलाकियात के हवाले से और माशरती बगाड़ के हवाले से और इस हवाले से कि 5 साल का 6 साल का बच्चा जो है वो मैच्योर हो रहा है, जवान हो रहा है, क्या ये गलत बात है? ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जवाब दिया। मैं भी कुछ ऐसा ही जो है वो माइंड रखती हूँ इसके हवाले से। बिल्कुल इस पे कोई फहाशी नहीं। मुझे दूसरी साइडों पे बताएं कि क्या फहाशी यूट्यूब पे नहीं है, क्या फहाशी हमारी फेसबुक पे नहीं है, क्या फहाशी जितनी भी वेबसाइट्स हैं। अब अगर इन्होंने टिकटॉक बंद किया तो टिकटॉक बंद तो नहीं हुआ, वो तो फिर वीपीएन से चल रहा है। जिन्होंने चलाना है वो तो दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू भी चला रहे हैं उसको। लेकिन अगर हम लोगों को एक छोटी सी आजादी थी, अपनी मर्जी की बातचीत कर सकते थे। अब देखें, मुझे काफी अरसा हो गया टिकटॉक यूज करते हुए। मैं कभी उस पे, चूंकि मैं सिंगर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने हवाले से मैं कभी गीत गा रही होती हूँ, कभी गजल गा रही होती हूँ, कभी सूफी कलाम गा रही होती हूँ, कभी उस पे डायलॉग कर रही होती हूँ, जोक कर रही होती हूँ। जस्ट लाइक मैं ये समझूंगी कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का छोटा सा कमाई का जरिया भी है, रोजगार भी नहीं है। इस पे कोई कमाई शमाई नहीं है, रोजगार का नहीं हो। इस पे रोजगार किसी का भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि रोजगार, सिर्फ लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा जी इतने ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं, इतने लोग हमें फॉलोइंग का मसला सिर्फ यही है जो फेसबुक पे होता है या दूसरी वेबसाइट्स पे होता है। बट इन्होंने ये गलत किया है। मैं ये सियासी फैसला समझती है, ये सियासी ही फैसला है, समझती नहीं हूँ मैं। ये बुनियादी तौर पर आजादी इजहार पर पाबंदी का इशू जो है ये आप इसको समझ रही हैं? कंप्लीटली समझ। पहले आपने यूट्यूब पे पाबंदी लगाई, आपको वापस लेनी पड़ी जी। पहले इसके कि इस यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मवाद ऐसा है जो हमारी समाजी इक़दार के ख़िलाफ़ है, मजहबी इक़दार के ख़िलाफ़ है, लेकिन आपको वापस लेनी पड़ी। इसको भी आपको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि जो इंटरनेशनल ये अदारे हैं जो ये सारे चलाते हैं वो आपको इसको करने ही नहीं देंगे कि आप इसको करें। आप इंटरनेट को, आप ऐसी चीज़ों को, ऐप को बंद नहीं कर सकते। आपको मान लेना चाहिए कि आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। सर कान ऐसे पकड़ लें, कान ऐसे पकड़ लें, वो मुमकिन नहीं है कि आप खड़े हो। ये टिकटॉक चलेगी, आज नहीं चलेगी, मैं 1 महीना बाद चल जाएगी। डॉक्टर साहब आप इस पे कुछ बोलना चाहें? ये डिजिटल दौर है
हवा पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये हवा पे पाबंदी लगाने की बात है। सांस कैसे रोक सकते हैं आप? लोगों का इजहार कैसे रोक सकते हैं? और ये तो हम यूज़र हैं, कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आई है? वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ हर किस्म की चीज़ें हैं। हमें अलबत्ता अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने लोगों को तैयार ये करना चाहिए कि वो बुरी चीज़ को मत देखें या बुरी चीज़ का अच्छे तरीके से जवाब दें और अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें। मैंने इस पे कभी कोई बुरी चीज़ नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बुरी चीज़ होगी। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, बल्कि बड़ी नॉलेजेबल चीजें आती हैं। बच्ची अब्बाज हमारी फैमिली की बच्चियां जो हैं वो किचन की चीजें इसमें से इतनी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, घरेलू टोटके आ रहे होते हैं, इवन मदर के हवाले से बड़े खूबसूरत आशार आ रहे होते हैं। तो ये अगर मतलब 50 चीजें अच्छी आ रही हैं तो कोई एक अगर बैड आ गई है तो उसको लोग उंगली से अप कर देते हैं, उसको देखते नहीं है लोग। जिनको जो चाहिए वो हर वेबसाइट से निकाल के देख सकते हैं, सिर्फ टिकटॉक में ही नहीं है, बल्कि टिकटॉक बहुत अच्छा एक छोटा सा जी जरूर। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ छोटी सी एक ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। लियाकत अली साहब से हम यही सवाल जो हमने ऐप के बारे में किया था, टिकटॉक के बारे में किया था, और इसके हवाले से मैंने एक बात कही थी कि माओ ने बच्चों से बचने के लिए, उनको मसरूफ़ रखने के लिए हर माँ जो है तकरीबन वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती है। तो क्या ये माओ ने आपके ख्याल में इस पर कोई उसको बंद किया होता है, की होती है कोई, या बंद कर देती हैं जो बच्चे जो हैं वो हाथ ना लग जाए उनका? हाशमी साहब, ये बहुत ही आपकी बात जनरलाइज है कि माओ ने दिया होता है। भाई पाकिस्तान की माओ के, जैसे आपने बताया कि खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं, कितने % माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल दे सकती हैं? पहले तो ये बात है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास माएँ हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। ज़्यादा लोग तो अफलास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कौन से अपने बच्चों को मोबाइल, उनके अपने पास मोबाइल नहीं है तो उन्हें अपने बच्चों को कौन सा मोबाइल देना है? लेकिन जिन्होंने दिया होता है, जो अक्लमंद माएँ हैं, उन्होंने अपने लेकिन मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि घरों में मुलाजिम जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मैं आपके साथ मुशाहदे की बात बताता हूँ आपको कि ये सड़कों चौराहों पे जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, औरतें भीख मांग रही होती हैं, आजकल मोबाइल उनके पास भी है। होगा पाकिस्तान में जो मोबाइल की कवरेज है उसके पे भी नज़र रखें। खैर, ये जो माएँ जिन्होंने दिया होता है मोबाइल, मेरे तजर्बे के मुताबिक मोस्टली ने उन बच्चों को लॉक किया होता है। वो सिर्फ वही चीज़ खोलते हैं जिसमें आप उनकी वीडियो गेम है, जहाँ उनकी कोई एजुकेशन का है। आप देखें आज ज़िंदगी जो है वो, ये कोरोना के बाद बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। yes. और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए माएँ साथ बैठना पड़ती है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे माएँ साथ बैठी होती हैं जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इसलिए आप कंप्यूटर को ये कह के कि इसमें फाशी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, उसको रिजेक्ट करेंगे तो आप ग्लोबल लाइफ से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमने जो चीज़ तय हुई है वो हमारे दरमियान, जो जिसपे सब लोग इत्तेफाक राय किया है कि इस जो एक आलमी एक जो वसाइल है, मालूमात का जरिया है, इल्म का जरिया है। जैसे सर ने कहा कि सांस कैसे नहीं देखें जी, आप अगर कहें कि आप एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये नहीं हो सकता। एक्सीडेंट भी को रोकना है और गाड़ी से चलना है। इसलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं पहली बात तो ये है कि टिकटॉक
मेरी एज के लोग तो कम देखते हैं, लेकिन मैंने जितना भी देखा है, हमारी जनरेशन जो है वो चूंकि समझती नहीं है डिजिटल को, लेकिन मैंने जितना भी देखा, मैंने वो अमानुल्लाह और उनकी बेटी का एक टिकटॉक देखे हैं, उसमें बाप और बेटी कॉमेडी करते हैं और इतनी अच्छा ये बताएं इस टॉपिक को मेरा ख्याल छोड़े आप, चूंकि सर मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये बात की है कि आपको याद होगा ये तो टिकटॉक है, ज़िया लाक के दौर में आयत जो थी वो संस्तर की जाती थी, ऐसी आयत जिसमें मज़ामत का हमें सबक मिलता था, जो सरमायादारों के खिलाफ मैं गवाह हूँ, जो इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ, मैं गवाह हूँ कि आयत भी सेंसर हुई है, उस पे भी वो हमें हमारा पेपर जो न्यूज़पेपर होता था, और अब जिस तरह न्यूज़पेपर पे पाबंदियां हैं, मैं ये बात जोर दे के कहना चाहता हूँ, सिर्फ टिकटॉक नहीं है, अखबारात ने पहले सेल्फ सेंसरशिप के नाम पे और अब गवर्नमेंट के खिलाफ और मखसूस अदारों के खिलाफ आप एक लफ्ज नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आपको अपनी सिक्योरिटी नहीं है कि आप मौजूद भी रहेंगे या नहीं। यही हकीकत है जी। तो ये अच्छा, बाद लोग अपोजिशन में कहते हैं कि हुकूमत जो है वो इमरान खान ही चला रहा है, माफियाज चला रहे हैं, तो ये जो अगर माफियाज चला रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, तो यही माफियाज जो है पिछली हुकूमतों में भी अमल दखल नहीं था इनका इतना ही? ये मुझसे सवाल है या आपसे? माफियाज की बात आपने की है, ये माफिया का लफ्ज जो है इमरान खान ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया है। इलेक्टेबल्स जो है वो एक तरह के माफिया ही होते हैं, और इलेक्टेबल्स को कौन गेम का हिस्सा बनाता है, किसकी गवर्नमेंट बननी है, इलेक्टेबल्स को कौन इशारे देता है कि आप इनकी सपोर्ट करें, तो फिर माफिया तो वही हुए ना जो गवर्नमेंट के कराते और बनाते हैं। ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने आसिम बाजवा साहब से मुतालबा किया है कि उन्होंने वो आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया है कि वो मुशीर इतलात भी थे वज़ीर आज़म इमरान खान के, और इस्तीफ़ा तो उन्होंने पहले का दिया हुआ था जो इमरान खान ने मंजूर नहीं किया, लेकिन अब मंजूर कर लिया गया है। तो अब पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो साहब का तर्जुमान है, उनका मुतालबा है कि अगर वो आसिम बाजवा साहब अपनी एक ड्यूटी जो है वो समझते हैं कि वो सही तौर पे अंजाम नहीं दे सकते, तो उनको अपनी दूसरी ड्यूटी यानी कि सी पैक की सरबराही से भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लियाकत साहब आप क्या कहेंगे? देखें जी, सी पैक जो है वो इस वक्त एक माशी से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, इसलिए वो सिंपली एक माशी प्रोग्राम नहीं है। अगर वो माशी प्रोग्राम रहता तो उसमें कोई, आप फौज ने आपको पता है कि पूरा डिवीजन बनाया है जो सी पैक की सिक्योरिटी के लिए है। जी बिल्कुल, इसलिए इसकी सी पैक को सीधा सीधा एक माशी इक़दाम के हवाले से नहीं, इस इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से भी देखना पड़ेगा। और इसीलिए जो कासिम सलीम बाजवा की वहाँ अपॉइंटमेंट है वो सिविल गवर्नमेंट से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। जी ठीक है। और ये सिविल गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर सकती कि सी पैक का सरबराह आसिम सलीम बाजवा ने रहना है या किसी और ने रहना है, ये फैसला उन्होंने ही करना है। मतलब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा आप समझते हैं गलत है? मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि उनको पता है, वो वैसे ही पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये गलत मैं नहीं कह रहा कि गलत है, करना चाहिए मुतालबा, लेकिन उनको पता है कि ये उनको वाज़े तौर पर पता है कि उसको वहाँ किसने लगाया है और उसको वहाँ से कौन उतार सकता है। आप कोई बात करना चाह रहे थे? मैं खबर नहीं हाशमी साहब इसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजिक पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक जो है पोजीशन है सी पैक, और इस सी पैक के अंदर ऐसे लोगों को होना चाहिए जो जिन पर कोई इल्ज़ाम या कोई दाग ना हो। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बचने के लिए ऐसे इकदाम कर रहा है। आप भी वैसे वही कह रहे हैं जो लियाकत साहब ने कहा। नाजरीन, आज हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ जाता है। निर्मल शाह साहबा गो थोड़ा लेट आई हैं, फिर भी इनका बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आइंदा जब आए तो घर से जरा जल्दी निकला करें। ये रश का और ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है ये हर जगह और हर वक्त मौजूद रहता है। आज तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला।